रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या मतलब हुआ कि रिटायर हो रहा है एक पार्टनर, ठीक है, यानी कि कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो से ज़्यादा लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, ठीक है, एक बिजनेस चला रहे हैं कुछ लोग मिलके। अब उनमें से कोई एक पार्टनर किसी भी रीज़न से उनको छोड़ के जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें अकाउंट्स के अंदर करनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से, ठीक है। तो कहानी के अंदर 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, जिसका नाम था राम, श्याम और मोहन। 3 पार्टनर्स थे। अब तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया क्यों? पैसे के लिए। तो वो पैसे को वो बांटते थे आपस में, कैसे? 3:2:1 रेशियो में। क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट के करते थे वो 6 हिस्से, ठीक है। उस 6 में से 3 हिस्से मिलते थे राम को, 2 हिस्से मिलते थे श्याम को और 1 हिस्सा मिलता था मोहन को। तो उनमें से जो एक पार्टनर है, जो श्याम है, वो कह रहा भाई मेरी तुम्हारे साथ दाल नहीं गल रही, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो श्याम था वो रिटायर हो रहा था, ठीक है। तो अब श्याम के रिटायर होने के टाइम पे अब जो पैसा श्याम ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है वो सब वो लेके जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो कुछ बिजनेस में है, जो उन्होंने पैसे पहले बचा के रखे हुए हैं, वो भी अपने रिजर्व वगैरह जितने भी पैसा जो बचा के रखा हुआ है सब लेके जाएगा। तो उससे पहले, उसके रिटायर होने से पहले बिजनेस की कंडीशन क्या है पहले हम वो देखेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है? जो उनकी कंडीशन दिखाती है कि बिजनेस जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती है कि उनको लोगों का पैसा कितना देना है, यानी कि बिजनेस ने लोगों का कितना पैसा देना है। और एसेट क्या होती है कि जो सामान उनके पास पड़ा है। लायबिलिटीज में हमें सबसे ऊपर दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? मान लो आपके कपड़े की शॉप है, ठीक है। आप जो भी सामान उठा के लाते हो पूरा कैश में तो नहीं लाते, थोड़ा बहुत उधार में भी लाते हो, ठीक है। तो जो सामान हमने उधार में लिया है, हमने उस सामान का पैसा अभी देना है लोगों को, ठीक है। तो 30,000 रुपए वो हैं जो आपने उधार सामान उठा रखा है लोगों से, और आपने उसका वो पैसा अभी देना है, ठीक है। तो दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स। तो इस कंपनी के 30,000 रुपए लोगों को अभी देनदारी है। अगली चीज आ गई हमारे पास बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्स यानी कि वो बिल्स जो हमने अभी पे नहीं करे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वाले बिल वगैरह, ठीक है। तो वो वाले बिल जो अभी हमने पे नहीं करे, तो वो बिल कितने हैं हमारे पास? 27,000, यानी कि बिजनेस को अभी 27,000 रुपया बिल का भी पेमेंट करना बाकी है। एक्सपेंसेस ओइंग इज नेक्स्ट वन। एक्सपेंसेस ओइंग का क्या मतलब है कि आपने वो पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। मीन्स खर्चा तो कर लिया लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में किसी शॉपकीपर से सामान उधार लेते हो, अपनी डायरी में आपका सामान लिखता रहता है, ठीक है। यानी कि आपने खर्चा तो कर दिया ना। वो मान लो आपने एक चॉकलेट खा ली 10 रुपए की और आपने कॉपी में लिखवा दिया कि भाई हाँ मैंने 10 रुपए की चॉकलेट लिया, पैसे अगले महीने दोगे आप, ठीक है। लेकिन वो खर्चा तो उसी महीने का माना जाएगा ना जब आपने चॉकलेट खरीदी है, खरीद के खा ली, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस ओइंग क्या होते हैं कि आपने खर्चा कर दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, तो ये भी वो पेमेंट है जो भी आपकी करनी बाकी है। तो 45,000 एक्सपेंस ओइंग है कंपनी के। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व फंड। रिजर्व क्या होता है? जैसे हमारे घर में हमारी मदर्स हैं, वो पैसा बचा के रख लेती हैं कि कल को आने वाले टाइम में कोई नुकसान हो जाए। जैसे कोरोना टाइम में औरतों ने जो पैसे बचा के रखे हुए थे वो काम आए, मतलब लोगों के, है ना। तो इस टाइप से रिजर्व फंड हम बचा के रखते हैं पैसा कि कल को अगर कुछ भी कंपनी को लॉस हो रहा है या कोई भी ऐसा टाइम आ गया तो यहाँ से पैसा निकाल के उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज रिजर्व फंड। वो कंपनी के पास कितना पड़ा है? 1,05,000। अब शायद किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व फंड को लायबिलिटी में क्यों लिखा हुआ है। ये सब चीजें जो भी हमेशा कंपनी और ओनर को अलग माना जाता है, ठीक है। तो ओनर जो है, ये जो अर्निंग है ये सब ओनर की है, ठीक है। तो फाइनली जब बिजनेस बंद होगा ये सारा पैसा किसको मिलेगा? ओनर को। तो इसलिए बिजनेस की ये क्या है? लायबिलिटी। इसलिए ये भी कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। तो 1,05,000 कंपनी के पास रिजर्व फंड पड़े हैं। उसके बाद अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या होता है? अब ये भी कोई रिजर्व है। रिजर्व यानी कि पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पैसा इकट्ठा किस चीज़ के लिए करके रखा हो? वर्कमैन के लिए, यानी कि जो वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं जो लोग, अगर उनको कोई चोट भी लग सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर उनको कोई नुकसान हो गया आपकी फैक्ट्री में काम करने की वजह से, तो भुगतान किसको भरना पड़ेगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री को। तो इसलिए वो बिजनेस को उसका भुगतान भरना पड़ेगा। तो उसके लिए भी पहले ही हमें रिजर्व बना के रखना होता है। तो वो कंपनी ने बना रखा 48,000। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल्स दी हुए हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल राम की है 2 लाख, श्याम की है 1.5 लाख और मोहन की है 1 लाख, ठीक है। अब कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड लिखा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस क्या मान के चलता है कि बिजनेस ने ओनर से पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, जो कि उसने कभी ना कभी उसको वापस करना है जब बिजनेस बंद होगा।
तो इसलिए ये भी हमेशा लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि जो हम ये बना रहे हैं ना बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हैं बिजनेस की, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको ये पैसा ओनर का वापस देना है, तो इसलिए ये भी लायबिलिटी साइड आएगा। अब हम देखेंगे एसेट साइड। एसेट में सबसे ऊपर है कैश इन हैंड, यानी कि हमारे हाथ में पैसा कितना है, यानी कि बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर 90,000 रुपये इस टाइम पड़ा है। अब नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? मान लो आपने किसी को उधार पे सामान दे दिया। अब पूरा सामान तो आपका कैश में नहीं बिकता ना, कुछ सामान उधार में भी बिकता है। तो जो आपने उधार में सामान दिया है उसको उनसे जो पैसा लेना है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। 1,60,000 कंपनी के डेटर्स हैं, यानी कि 1,60,000 रुपये लेने हैं कंपनी ने उन लोगों से जिनको कंपनी ने उधार सामान दिया है। मान लो आपकी एक पिज्जा बर्गर की शॉप है, ठीक है, और आपको कोई फ्रेंड आया, वो पिज्जा बर्गर खा के गया और कह रहा भाई तेरे पैसे बाद में दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है चांस कोई पैसे आने के? शायद वो दे भी दे बट ना भी दे। तो इसलिए कुछ लोगों पे आपको लगता है कि शायद ये पैसा नहीं देंगे, इसलिए हम पहले ही उसका ना प्रोविजन बना के रखते हैं। जो पैसा नहीं देता उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स मतलब जो लोग ने आपसे उधार सामान लिया और पैसा नहीं दिया, उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। अब लेकिन ये प्रॉपर तो बैड डेट्स नहीं है, शायद वो पैसे दे भी सकता है, तो इसलिए हमने प्रोविज़न बना के रखा है कि शायद ये पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें से 10,000 पे हमें डाउट है, 10,000 रुपये का कोई सामान लेके गया लेकिन शायद वो पैसे नहीं देगा, इसलिए इसको प्रोविज़न को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1,60,000 रुपये लेना था, 10,000 का हमें डाउट है, तो 1.5 लाख रुपया हमारा क्या हो गया? डेटर्स, जिनसे लोगों से हमने पैसा लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक। स्टॉक क्या है? जो सामान पड़ा है हमारे पास, ठीक है। मान लो आपके कपड़े की शॉप है, आप कपड़ा खरीद के लाए, कि आपका पूरा का पूरा सामान, पूरे के पूरे कपड़े सेल हो जाएंगे, यानी कि दुकान खाली हो जाएगी? ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो कपड़ा बचा रहेगा शॉप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक कितना पड़ा है बिजनेस के पास? 1,20,000 फर्म के अंदर स्टॉक बचा पड़ा है सामान जो अभी सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री प्रेमिसेस। फैक्ट्री प्रेमिसेस क्या होती है? कि फैक्ट्री की जमीन, मीन्स जहाँ जिस जगह पे फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ जो काम हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो कितनी अमाउंट है उसकी? 2,25,000। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? अब मान लो आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है घर में, तो आप उस पैसे को घर में तो नहीं रखते ना, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते हो या बैंक में रख देते हो ताकि उस पर ब्याज लग जाए, ठीक है, इंटरेस्ट लगे, या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, कोई जमीन खरीद लेते हो या कुछ ऐसे। ऑब्वियसली बिजनेस भी जब उसके पास पैसा ज्यादा हो गया तो उसको पैसे को ऐसे तो नहीं रखेगा ना, वो उस पैसे को क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी है बिजनेस के पास? 80,000। नेक्स्ट हमें दिया है लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या चीज होती है? जो फर्म के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर वगैरह के लिए जो टूल्स रखे जाते हैं। जैसे अगर कोई शर्ट भी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा बटन वगैरह दिया होता है ना, तो वो चीज़, तो वो जो एक्स्ट्रा में कोई चीज़ ऐसे आई है या फिर कोई रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे हैमर्स वगैरह या स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं लूज टूल्स। वो हमारी फर्म के अंदर कितने हैं? 40,000 अमाउंट की, 40,000 के लूज टूल्स हैं फर्म के अंदर। अब हमारी बैलेंस शीट हमने चेक कर ली कि हमारे पास क्या क्या पड़ा है और लोगों का हमें कितना पैसा देना है। अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म की गुडविल है। गुडविल क्या होता है? कि हाँ, फर्म का नाम कितना है, रेपुटेशन क्या है फर्म की। तो जो रेपुटेशन है फर्म की वो हम कैसे नापेंगे? टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स, यानी कि कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलता है आपको कि इसका अच्छा नाम है? जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, कैसे वैल्यू करेंगे हम इसको? टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हमें दुगना करना है किसका? सुपर प्रॉफिट का, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि गुडविल कैसे निकालनी है? दुगना करके एवरेज सुपर प्रॉफिट का ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों के एवरेज सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल निकलेगी फर्म की। अब ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 5 लाख पर ईयर, यानी कि हर साल 5 लाख जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन हमारी फर्म का जो है एक साल में प्रॉफिट हुआ है 6 लाख, अगले साल प्रॉफिट हुआ है 5,50,000 और उससे अगले साल प्रॉफिट हुआ है 5,75,000, ठीक है। इस हिसाब से हमें एवरेज निकाल के सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालनी है, लेकिन ये पॉइंट हम करेंगे सबसे लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन मतलब कि ब्रोट डाउन टू, यानी कि इस तक लेके आ गए हैं हम एक्सपेंस ओइंग को, कहाँ तक? 37,500 तक। एक्सपेंस ओइंग जो है वो कितना था हमारा? 45,000, लेकिन कंपनी जो है उसको कहाँ तक लेके आ गया? 37,500 तक। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? आपने किसी का पैसा देना था, ठीक है। एक्सपेंस ओइंग मीन्स आपने किसी का पैसा देना है। आपने देने थे 45,000, लेकिन वो कह रहा है कि कोई बात नहीं 37,500 दे दो, ठीक है। अब आपने ज्यादा देना था और अब वो कम में मान गया जिसको आपने पैसा देना है, यानी कि ये फर्म का क्या हुआ? फायदा,
ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू, क्योंकि पार्टनर जाने लग रहा है ना, तो सारी चीजों को रीवैल्यू करेंगे हम। रीवैल्यू क्यों करते हैं, मान लो एक प्लॉट उन लोगों ने खरीदा था, ठीक है, वो प्लॉट था मान लो 10,000 का खरीदा, लेकिन आज उस प्लॉट की वैल्यू मान लो 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो जो पार्टनर जा रहा है वो फायदा लेके जाएगा ना, तो ठीक है, इसलिए जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब भी कोई पार्टनर जा रहा होता है, ठीक है, कि जो भी उसने करा अभी तक उसका फायदा नुकसान जो भी है उसको दे के भेजेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये फायदा हो गया, तो फायदा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय एक्सपेंस ओइंग करके आ जाएंगे 7500, जो कि हमारा फायदा है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने दोबारा करी तो वो 72,000 की बन रही है, ठीक है। लेकिन हमने बैलेंस शीट में कितने की दिखा रखी है, 80,000 की। 8,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान। मतलब आपको लग रहा है कि आपने जो पैसा कहीं लगा रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन एक्चुअल में जब आपने देखा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 72,000। तो आपको 8,000 का क्या हो गया, नुकसान। तो नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। और साथ साथ हम सेकंड एंट्री भी करते चलेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी डेबिट साइड आई। उसमें क्या बोला है कि राम टू कवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू पे 72,000 की राम ने सारे इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, ठीक है। आप एक चीज बताओ, जब आप कोई चीज सेल करते हो तो बदले में पैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन राम तो पैसे नहीं दे रहा ना, तो फ्री में तो फॉर्म उसको देने से रही। तो होगा क्या कि जो उसका कैपिटल उसने लगाया हुआ है, ठीक है, जो हम राम, श्याम और मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसने जो कैपिटल लगाया हुआ ना उसमें से ये पैसे हम काट लेंगे, ठीक है। तो जैसे क्रेडिट साइड में राम का बैलेंस आएगा ना ब्रॉड डाउन करके, तो उसमें से वो पैसे कट जाएंगे 72,000। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, राम के खाते में 72,000 रुपए डेबिट। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, फैक्ट्री प्रेमिसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट 2,45,000। फैक्ट्री प्रेमिसेस को 2,43,000 मान लिया हमने। फैक्ट्री प्रेमिसेस थी कितने की, 2,25,000 की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 2,25,000 की हमारी फैक्ट्री की वैल्यू है, लेकिन वो थी कितने की, 2,43,000 की। तो हमारा फायदा हो गया। तो ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितना फायदा हुआ, 18,000 रुपए का, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। और दूसरा, अब फैक्ट्री प्रेमिसेस की बैलेंस शीट तो हमारी बननी है, तो बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रेमिसेस कितने की आ जाएगी, 2,43,000, क्योंकि उसकी करंट वैल्यू क्या है, 2,43,000। अब लूज रूल्स उन्होंने बोला है कि उन्होंने वैल्यू करे 36,000 के, ठीक है। लूज रूल्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 40,000, रह गए कितने के, वो 36,000 के। तो 4,000 का क्या हो गया, लॉस। तो अब आप लोग बताओ कहाँ आएगा वो, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू लूज टूल्स करके, ठीक है। और बैलेंस शीट में लूज टूल्स कितने के आ जाएंगे, 36,000 के। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने हमें क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। इंक्रीज्ड बाय जब लिखा होता है ना तब यानी कि इतनी अमाउंट से बढ़ा है, ठीक है। और इंक्रीज्ड टू जब लिखा होता है तो यहाँ तक बढ़ा है, ये डिफरेंस है इसमें। तो इंक्रीज्ड बाय, तो यानी कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो बढ़ गया है 19,500 से, ठीक है। तो हमें पहले कितने पे डाउट था, 10,000 पे, अब कितना हो गया, 19,500 और हो गया। तो यानी कि 19,500 का हमारा क्या है, लॉस। तो ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट में जो हम डेटर लिख रहे थे 1,60,000, उसमें अब 19,500 और ऐड हो गया प्रोविजन में, ठीक है। प्रोविजन पहले 10,000 का बना रहे थे, लेकिन अब 19,500 का और बनेगा, तो यानी कि 29,500 का, 29,500 का प्रोविजन और बनेगा। तो हमारा जो डाटा है वो कितना बच गया, 1,30,500। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज 18,000। क्या मतलब हुआ कि जो वर्कमैन है उन्होंने क्लेम करा है कितना, 18,000 का, ठीक है, मतलब कंपनसेशन 18,000 का, ठीक है। तो कंपनी को जो है 18,000 रुपये देने पड़ेंगे, किसको, वर्कमैन्स को, ठीक है। तो हमने रिजर्व जो है वो कितने का बना के रखा हुआ था हमारे पास, 48,000 का। तो 48,000 का हमारे पास रिजर्व बना हुआ था और 18,000 का हमें क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है। 48 में से 18 गए यानी कि 30,000 हमारे पास बच गए। तो अब इस 30,000 का आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए। 48,000 पैसा बचा के रखा हुआ था कि कल को अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लगी तो यहाँ से वो पैसा उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो 48,000 है उसमें से सिर्फ 18,000 ही हमें वर्कर को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी का 30,000 तो बच गया। 30,000 जब बच गया तो उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। ऑब्वियसली जो पार्टनर्स हैं वो तीनों आपस में उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो 48 में से 18 गए 30, और 30 को राम, श्याम और मोहन तीनों 3:2:1 रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000,
तीनों में बट, और क्योंकि हमें ये जो क्लेम है इसकी पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड आ जाएगा, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम इज 18,000। ठीक है, तो ये वहाँ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, श्याम बी पेड 50,000 इन कैश, यानी कि अब श्याम जा रहा है, उसको 50,000 हमने कैश देना है, और जो बाकी जो पैसा उसका बच गया वो हम मान लेंगे कि इसने बिजनेस को जो है लोन दे रखा है। ठीक है, यानी कि मान लो आप एक कंपनी में कहीं पार्टनर हो किसी बिजनेस में, ठीक है, तो अब वहाँ पे पार्टनर हो तो आप रिटायर होने जा रहे हो। ठीक है, आपने बिजनेस छोड़ दिया, तो जो आपके पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा हम एकदम से नहीं दे पाएंगे तेरा। ठीक है, तो आपने क्या करा, 50,000 वहाँ से कैश ले लिया कि चलो 50,000 मुझे पैसा दे दो, बाकी तुम लोग मुझे ब्याज दे देना, मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें उधार दे रखा है पैसा। ठीक है, तो यानी कि एक लोन के रूप में आपने वो पैसा उस बिजनेस के अंदर छोड़ दिया। अब आप लोग एक चीज देखो, जो हमने पढ़ा था रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड दिया हुआ 1,05,000 का, अब वो जो रिजर्व है, जो श्याम जो जा रहा है बिजनेस छोड़ के, उस रिजर्व को यानी कि उस पैसा इकट्ठा करने में, उस पैसे को कमाने के लिए श्याम ने भी तो मेहनत करी है ना, तो वो पैसा श्याम का भी तो हक बनता है ना लेने का। तो इसलिए जब वो छोड़ के जा रहा है बिजनेस, तो वो कहेगा कि भाई पहले ये जो पैसा बचा के रखा हुआ है ना संदूक के अंदर, इसको भी बांटो। क्या, तो जो 1,05,000 रुपया है उसको भी वो पार्टनर्स तीनों बांट लेंगे 3:2:1 रेशियो में। तो हम क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व फंड 52,500 राम के हिस्से में, 35,000 श्याम के हिस्से में और 17,500 मोहन के हिस्से में। ठीक है, तो अब हम अपने अकाउंट्स को सम अप करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सबसे पहले बनाया। ठीक, जो हमारा फायदा था वो क्रेडिट साइड लिखा, जो नुकसान हो रहा था वो डेबिट साइड लिखा। तो अल्टीमेटली जो है हमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हुआ 6,000 का, तो 6,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे 3:2:1 में। ठीक है, यानी कि 3,000 राम के, 2,000 श्याम के और 1,000 मोहन का। इसको कैसे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000 राम, 2,000 श्याम और 1,000 मोहन। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट समाप्त। अब आती है बारी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिट साइड। ब्रोट डाउन मतलब जो पिछले साल का बैलेंस है पार्टनर्स का वो वाला। ठीक है, तो वो पार्टनर्स का बैलेंस कितना है, 2 लाख राम ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर, 1.5 लाख श्याम ने और 1 लाख मोहन ने लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाय रिजर्व फंड, वो रिजर्व हमने इनमें तीनों में बांट दिया। उसके बाद कंपनसेशन जो बचा था वो बांट दिया। 2 वाली साइड में आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट जो राम ने ली थी 72,000 की। ठीक है, क्योंकि गुडविल भी हम लोग बांटेंगे, जो गुडविल है फर्म की वो भी बांटनी है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का वो दिया हुआ हमें 6 लाख, 5.5 लाख और 5,75,000, उनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 5,75,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है कि आपकी फर्म सेम पैसा, मान लो 5 लाख आपने लगा रखा, 5 लाख दूसरे दुकानदार ने लगा रखा बिजनेस के अंदर, लेकिन आप उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप ज्यादा क्यों कमा रहे हो, क्योंकि आपका नाम अच्छा है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा हम कमा रहे हैं, तो नॉर्मली और लोग कमा रहे हैं, मतलब सेम पैसा लगा के बिजनेस के अंदर आप लोग ज्यादा कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपने जो कमाया वो है 5,75,000, नॉर्मल लोग कमा रहे हैं इतना ही पैसा लगा के वो है 5 लाख, ये 75,000 जो है आप लोग ज्यादा कमा रहे हो। हमें बोला क्या गया था कि हमें 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो 75,000 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 1.5 लाख के आगे फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हम गुडविल निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल क्या है, जैसे मैंने बताया कि रेपुटेशन है, एक नाम कमाया हुआ है। अब जो ये नाम कमाने में ऑब्वियसली जो श्याम जो जा रहा है उसने भी तो हेल्प करी है ना, तो अब वो कहेगा कि मुझे कुछ तो पैसा दो ये नाम कमाने के नाम का। इसलिए जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो उसके हिस्से की गुडविल है उसको शेयर देंगे। ठीक है, अपने गेनिंग रेशियो में, यानी कि उसके जाने की वजह से जो गेन उनको हो रहा है ना, जो बच गए पार्टनर्स, वो गुडविल का उसको वो देंगे, उनके हिस्से का जो बनता है। जैसे मान लो 1.5 लाख का फर्म की गुडविल है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी बनी, उसका हिस्सा कितना है 3:2:1, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3। तो 1.5 लाख का 2/6 अगर हम करें तो कितना आता है 50,000। तो यानी कि शाम का जो 50,000 गुडविल में शेयर बन रहा है ना, तो वो किससे लेगा, वो राम से और मोहन से, और किस रेशियो में लेगा, जिस रेशियो में वो उसके कैपिटल को, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है जिस रेशियो में वो उन दोनों को मिल रहा है, यानी कि 3:1 रेशियो में। ठीक है, तो 3:1 रेशियो में राम और मोहन से श्याम जो है अपना गुडविल का शेयर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 37,500 और बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 12,500। एंड डेबिट साइड में आ जाएगा 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम के खाते से तो ये पैसा गया है ना,
तो इसलिए राम के खाते में डेबिट हो जाएगा 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट 37,500 और 2 वाली साइड में आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट जो राम ने ली थी 72,000 की। ठीक है, अब हमने कैपिटल अकाउंट में सब कुछ अपना लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम टोटल करेंगे राम के अकाउंट का, श्याम के और मोहन के अकाउंट का। ठीक है, तो हमने सारा टोटल करने के बाद कितना बना, जो श्याम का अमाउंट है वो बना हमारे पास 2,45,000 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 50,000 हमने उसको कैश दे दिया और जो बाकी का है वो हमने मान लिया कि हमने उससे लोन ले रखा है। ठीक, बना 2,45,000, तो 2,45,000 में से 50,000 कैश, 2 कैश आ जाएगा डेबिट साइड क्योंकि हमने पैसा दे दिया उसको, और बाकी जो बच गया 1,93,000 वो आ जाएगा 2 श्याम्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, यानी कि कैश इन हैंड कितना पैसा है हमारे पास, तो कितना पैसा है 90,000 रुपया था पहले। 90,000 में से 50,000 किसको दे दिया, शाम को। ठीक है, तो कितना बच गया 40,000। डेटर्स वाला हमने पहले कर लिया था पॉइंट, स्टॉक उतना का उतना ही है और फैक्ट्री प्रेमिसेस भी पहले लिख लिया था हमने, लूज टूल्स भी लिख लिया था। उसके बाद लायबिलिटी साइड अगर देखें, क्रेडिटर्स 30 थे, 30 ही अभी भी वो लिख लेंगे। बिल पेबल जितना था उतना ही है, वो भी वही लिख लेंगे 27,000। एंड सोइंग हमारा 37,500 रह गया था तो 37,500 लिख दिया। ठीक है, और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन क्लेम ये लिख देंगे 18,000। उसके बाद शाम का लोन आ गया, अब हमारे पास ये लायबिलिटी बन गई फॉर्म की 1,93,000, तो क्या लिख देंगे, शाम्स लोन अकाउंट। बाकी कैपिटल्स आ गई राम और मोहन की, 1,55,000 राम की है और 1,09,000 है मोहन की। आज हम देखेंगे कि गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे होती है जब एक पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, अब मान लो 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं और फर्म की गुडविल जो है उन्होंने दे रखी है 36,000। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि गुडविल है क्या। आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि गुडविल क्या चीज है। मान लो आपके पड़ोस में 2 शॉप्स हैं। ठीक है, एक है 10 साल पुरानी और एक अभी आज ही नई खुली है, तो दोनों में से कौन सी शॉप की सेल जो है वो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सा आंसर है कि पुरानी जो शॉप है उसकी सेल ज्यादा होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो पुरानी शॉप है उन्होंने अपना अच्छा नाम बना रखा है, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, लोगों की जान पहचान उनसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म की जो सेल है वो ज्यादा हो रही है। रीजन क्या है उसका, कि उनका जो नाम अच्छा है, मतलब रेपुटेशन अच्छी है। अब अगर फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं तो वो रेपुटेशन किसने कमाई है, ऑब्वियसली वो रेपुटेशन तीनों पार्टनर्स ने कमाई है। ठीक है, खाली 2 पार्टनर्स ने तो नहीं कमाई, तो तीनों ने कमाई है। तो अब अगर एक पार्टनर उनको छोड़ के जा रहा है तो वो बोलेगा नहीं कि इस फर्म को, नाम तो क्योंकि फर्म का बन गया ना, लोगों की जानकारी तो होगी ना उससे, तो पार्टनर बोलेगा नहीं कि अगर इसकी जानकारी बनाने में मैंने तुम्हारी हेल्प करी है और मेरे जाने के बाद भी तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा ना, क्योंकि लोग तो जानने लग गए अब, है ना, तो परचेज तो करेंगे ना उनकी शॉप से सामान, तो यानी कि उनको तो बेनिफिट मिलेगा जो बच गए पार्टनर्स। तो इसलिए वो जो पार्टनर जा रहा है वो बोलेगा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ये जो मैंने नाम कमाया है ना फर्म के अंदर उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा दो, मेरे जाने की वजह से जो तुम्हें गेन हो रहा है ना, जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो मुझे दो। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो फर्म की जो गुडविल है वो 36,000 है। जब वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस टाइम पे फर्म की गुडविल जो निकाली है हमने वो निकाली है 36,000। तो अब उसके जाने के बाद ये दोनों पार्टनर्स जो हैं ये आपस में बात करते हैं कि इसके जाने के बाद जो है हम प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2 रेशियो में। पहले जो है इन तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, एक हिस्सा उसको, एक उसको और एक उसको। ठीक है, अब लेकिन जो ये छोड़ के जा रहा है, पहले का अगर हम देखें तो ये अगर कंपनी 90 रुपये कमा रही है तो 30 मिलता था ए को, 30 बी को और 30 सी को। ठीक है, अब अगर ये जा रहा है तो 90 रुपये में से दोनों को कितना कितना मिलेगा, 45 और 45। तो यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से में से 15 रुपये एक को मिल गए और 15 रुपये दूसरे को। पहले इन दोनों को 30-30 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 45-45, यानी कि 15-15 फालतू मिल रहे हैं इनको। तो यानी कि उसके जाने की वजह से उसने 30 रुपये सैक्रिफाइस करा और उस 30 में से 15 इसका गेन हुआ और 15 बी का गेन हुआ। इज दैट क्लियर। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ABC में C के जाने पर A और B को कितना फ़ायदा हुआ, मतलब उनको क्या गेन मिला C के जाने के बाद। तो आप लोग मुझे बताओ कि गेन हम कैसे निकाल सकते हैं। अब गेन कैसे निकालते हैं, मान लो आप लोग पहले कमा रहे थे 20 रुपये, अब आप कमाने लग गए हो 30 रुपये, तो आपको कितना गेन हुआ, ऑब्वियस सी बात है 10 रुपये। तो हमने कैसे निकाला, ये हमने न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दिया। मान लो अब 30 रुपये कमा रहे हैं, पहले 20 रुपये कमा रहे थे, तो 30 - 20 = 10। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चलता है। तो ये रेशो इस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशो निकालने का। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ए ने कितना गेन करा। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था, ए ने और बी ने 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, लेकिन पहले वो लोग किस रेशो में बांटते थे, 1:1 रेशो में। ठीक है, तो यानी कि पहले ए को कितना हिस्सा मिलता था, 1/3, और बी को भी कितना हिस्सा मिलता था, 1/3।
और अब ए को कितना हिस्सा मिल रहा है 3/5, 3:2 है ना, तो 3 और 2 5, क्या बन गया 3/5 हो गया न्यू रेशियो। तो 3/5 में से 1/3 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/15। ये आ गया ए ने जो गेन किया है, ठीक है। और सेम ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी अब कितना कमा रहा है 2/5 और पहले कितना कमा रहा था 1/3। न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दिया तो बी का कितना आ गया 1/5। तो बी का गेन है 1/5 और ए का गेन है 4/15। तो इसलिए गेनिंग रेशो क्या बन गई हमारी 4/15:1/15। इनका एलसीएम लेंगे और आंसर आ गया हमारे पास 4:1। अब फर्म की गुडविल कितनी है हमारे पास 36,000। अब ये तो पूरी फर्म की है, लेकिन हमें किसका देखना है सिर्फ उसका हिस्सा। तो यानी कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है इसमें 36,000 में 36,000 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 12,000। तो यानी कि उसका हिस्सा कितना बन गया 12,000 रुपये। तो अब 12,000, क्योंकि 12,000 वो गुडविल है जो कि सी ने कमाया है फर्म के लिए। अब ए का और बी का क्या फर्ज बनता है कि ये अपना जो शेयर है जो इनको गेन हुआ है सी के जाने की वजह से, वो अपना अपना हिस्सा उसको दें। जिसने ज़्यादा गेन किया है वो ज़्यादा देगा, जिसने कम गेन करा है वो कम देगा, ठीक है। तो 12,000 को ये लोग बांट लेंगे 4:1 रेशो में। तो एज कैपिटल आ गया 9600 और बीज कैपिटल आ गया 2400। तो एंट्री क्या बन गई, एज कैपिटल अकाउंट 9600, बीज कैपिटल अकाउंट 2400 टू सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। मतलब सी को 12,000 रुपये दिए, ए ने 9600 और बी ने दिए 2400 रुपये। तो इस तरह से फर्म से सी की विदाई हो गई। ओके, हिडन गुडविल क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, हिडन और गुडविल। हिडन मीन्स क्या होता है, छुपा हुआ, और गुडविल मीन्स रेपुटेशन, नाम फर्म का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है X, Y एंड Z आर इक्वल पार्टनर्स। यानी कि इक्वल पार्टनर्स का क्या मतलब हुआ, इक्वल मतलब ये सबको बराबर मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो लोग 90 रुपए कमा रहे हैं तो सबको 30, 30 और 30 मिल रहे हैं। अब हर बिजनेस के अंदर झगड़े वगैरह होते हैं, तो Y की जो है वो नहीं बन रही X और Z से। तो Y जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है Y। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है कि Y रिटायर्स एंड पेड 1,20,000। क्या मतलब हुआ, Y रिटायर हो गया और उसको फर्म 1,20,000 रुपया देके भेज रही है बिजनेस से। और क्वेश्चन में दिया क्या है, वाइल हिज शेयर ऑफ कैपिटल इज 1 लाख। यानी कि हालांकि उसका जो शेयर है कैपिटल का वो कितना है 1 लाख, लेकिन कंपनी उसको दे कितना रही है 1,20,000। तो ये 20,000 जो है उसको एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है, तो अब क्योंकि उसको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो इस 20,000 को हम मानेंगे कि ये जो पैसा दिया है ये गुडविल के नाम का दिया है उसको। जो बिजनेस में रह के उसने बिजनेस के लिए काम किया, बिजनेस का नाम बनाया, उसकी वजह से जानने लगे लोग बिजनेस को, तो ये जो गुडविल उसने बनाई है ना, इसलिए उसको 20,000 रुपया, उसका बन रहा था कैपिटल 1 लाख, लेकिन उसको दे के भेज रहे हैं 1,20,000। तो 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज द हिडन गुडविल, यानी कि वो छुपी हुई गुडविल है। तो हमने बोला नहीं है कि ये गुडविल का पैसा दे रहे हैं हम लोग, बस एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो दैट इज हिडन गुडविल। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग 3 फ्रेंड्स हो और आप तीनों ने एक गुल्लक में पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट करे, ठीक है। सब अपनी अपनी सेविंग उसमें डालते रहे इकट्ठा करके। तो अब कहानी में आगे हुआ क्या, आपके फ्रेंड्स के साथ बन नहीं रही, तो आप उन लोगों को छोड़ के जा रहे हो। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आप जा रहे हो, तो जो वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए हैं उनका क्या होगा? तो होगा क्या, ऑब्वियसली वो पैसा 3 लोगों ने इकट्ठा किया है, तो आप लोग वो पैसा उन लोगों के पास तो छोड़ के नहीं जाओगे ना, तो इसलिए वो पैसा तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा। और बंटेगा किस रेशो में, ऑब्वियसली जो ओल्ड रेशो है उस रेशो में वो प्रॉफिट तीनों में बंट जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व जो कि दिया है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि दिया है 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000। तो अब ये तीनों वो हैं जो कि प्रॉफिट हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, इसलिए इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, तो ये वो प्रॉफिट्स हैं जो हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अभी तक फॉर्म में। तो अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो इसलिए इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, ये जो है तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू लवलीज कैपिटल अकाउंट टू मिटीज कैपिटल अकाउंट टू सोनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 60,000 जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का। तो ये जो है तीनों पार्टनर्स में बंट जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब बिजनेस के अंदर सिर्फ हमें प्रॉफिट्स ही तो नहीं होते ना, लॉसेस भी होते हैं। तो अब जो लॉस हुआ है वो भी जो पार्टनर थे तीनों में बंटना चाहिए ना। तो अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है।
तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि स्टॉक ब्रोट डाउन टू 82,000, यानी कि जो स्टॉक है वो कहाँ तक पहुँचा दिया, 82,000 तक। और क्वेश्चन में स्टॉक कितने का है, 90,000 का। तो यानी कि 8,000 रुपये से स्टॉक की जो वैल्यू है कम हो गई है, ठीक है। तो 8,000 का लॉस हो गया। उसके बाद प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय 20,000, यानी कि प्लांट की वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये से कम हो गई है। मतलब पहले प्लांट की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन अब प्लांट की वैल्यू क्या है, कम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब जो पेटेंट्स हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है वो क्या हो गया, वैल्यूलेस। यानी कि 22,000 के पेटेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आज क्या हो गई है, 0। तो ये 22,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस। तो अब इस लॉस का हम क्या करेंगे, अब हमें 3 चीज़ों में लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस को हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रीवैल्यू मतलब अगर एक पार्टनर जा रहा है तो चीज़ों को रीवैल्यू करते हैं कि कौन सी चीज़ की एक्चुअल में कितनी वैल्यू है। तो चीज़ों को जब हमने रीवैल्यू करा तो हमने पाया कि हमें टोटल जो है 50,000 का लॉस हुआ है। टोटल हमें 50,000 का लॉस हुआ है। तो क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक, टू प्लांट और टू पेटेंट्स, जो जितना जितना इसमें लॉस हुआ है। तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया 50,000, टू स्टॉक अकाउंट आ गया हमारे पास 8,000, टू प्लांट अकाउंट आ गया 20,000, टू पेटेंट्स अकाउंट आ गया 22,000। तो ये जो है एंट्री होगी हमारी लॉस की। लेकिन अब इस लॉस की भरपाई करेगा कौन, ऑब्वियसली पार्टनर्स भरपाई करेंगे। तो इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, लवलीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, मिट्टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सोनूज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। तो ये जो है 50,000 के नुकसान की भरपाई किनसे करी, पार्टनर्स से, ठीक है। आज हम सीखेंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू। क्योंकि पार्टनर जाने लग रहा है ना, तो सारी चीज़ों को रीवैल्यू करेंगे हम। रीवैल्यू क्यों करते हैं, मान लो एक प्लॉट उन लोगों ने खरीदा था, ठीक है। वो प्लॉट था मान लो 10,000 का खरीदा, लेकिन आज उस प्लॉट की वैल्यू मान लो 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो जो पार्टनर जा रहा है वो फायदा लेके जाएगा ना, तो ठीक है। इसलिए जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब भी कोई पार्टनर जा रहा होता है, ठीक है। कि जो भी उसने करा अभी तक, उसका फायदा नुकसान जो भी है उसको दे के भेजेंगे, ठीक है। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसकी वजह से हमने चीज़ों को रीवैल्यू करा, लेकिन जो पार्टनर्स बच गए हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी चेंज हो, वो नहीं चाहते कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की वैल्यू में कोई भी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो मोटर ट्रक की वैल्यू दी है वो 8,000 था बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन अब उसकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 6,800। 8,000 की चीज़ 6,800 की हो गई, तो यानी कि उसमें 1,200 का लॉस हो गया। तो वो 1,200 का लॉस हमें ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा चुके हैं। लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपना जो मोटर ट्रक है वो बैलेंस शीट में 8,000 ही दिखाएंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो दोबारा से अपनी बैलेंस शीट के अंदर मोटर ट्रक की वैल्यू 8,000 ही दिखा सकें। तो अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी मोम ने एक गुल्लक लगा रखा है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने 100 रुपये जमा किए हुए हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, आपने उसमें से 10 रुपये निकाल लिए, लेकिन अब आपकी मदर जा रही है अपने गुल्लक की तरफ, तो उनको वो पैसे निकालने हैं उसमें से, बट अगर वो देखेंगी तो पिटाई होएगी। तो इसलिए अपनी मदर के जाने से पहले आपको उसके अंदर आप क्या करोगे, 10 रुपये और डाल दोगे। तो यानी कि अभी वो रुपये कितने हैं, 90, और अब कितने हो जाएंगे, 100 आपके 10 रुपये डालने के बाद। यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा कि जो चीज़ हमने पहले माइनस करी उसको हमने बाद में प्लस कर दिया, ठीक है। 10 रुपये निकाल लेते फिर 10 रुपये डाल दिए। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन में करेंगे। जो चीज़ हमने माइनस करी, यानी कि जिन चीज़ों से हमें लॉस हुआ वो हमने डेबिट में लिखी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ वो चीज़ें हमने क्रेडिट में लिखी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सेम ऐसे ही हम उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो चीज़ें हमने प्लस करी उसको माइनस, और जो चीज़ें माइनस करी उसको प्लस। यानी कि जो चीज़ें डेबिट की वो उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो चीज़ें क्रेडिट की उनको डेबिट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो गया, और हमारा जो बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो यानी कि वो चीज़ें जो माइनस में थी अब वो प्लस में चली गई, ठीक है। लेकिन अब जो पुरानी चीज़ों का प्लस या माइनस था, प्रॉफिट या लॉस था, वो तो तीनों पार्टनर्स में बंट गया था, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में बटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब पुराने वाला पार्टनर तो चला गया, अपना लॉस प्रॉफिट लेके वो तो चला गया। तो जो दोबारा हम बना रहे हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, तो उसका जो कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस हैं हमारे पास। आज हम करेंगे केस नंबर 1, जो कि है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जाने के बाद जो पार्टनर्स बच गए हैं
वो फर्म की कैपिटल क्या रखेंगे ये हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो फर्म में कितना पैसा रखना चाहते हैं कैपिटल के रूप में, तो वो हमें पहले ही दिया हुआ है कि इतना पैसा फर्म में उसके जाने के बाद रहेगा एज अ कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं जो कि 5:3:2 रेशो में अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिनमें से जेड की नहीं बन रही उन दोनों के साथ, तो वो कह रहा है भाई मुझे रिटायर होना है, मैं जा रहा हूँ बिजनेस छोड़ के, ठीक है। तो जेड उनमें से चला गया। उस डेट को उनकी जो कैपिटल थी वो थी 18,500 एक्स के, 17,250 वाई के, 12,500 जेड के। ये उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई थी बिजनेस के अंदर। तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि इंटायर कैपिटल मीन्स पूरा कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स बच गए हैं उन दोनों का मिला के जो कैपिटल है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स जो नई फर्म बनी है, मतलब पहले 3 लोगों की फर्म थी, अब 2 लोगों की फर्म बच गई है, ठीक है। तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म क्या है, जो कि 2 लोगों की बच गई है अब, ठीक है। तो उन दोनों की फर्म का जो कैपिटल है वो उन्होंने फिक्स करा है ₹35,000 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि एक्स और वाई के बीच में न्यू जो फर्म बनी है जेड के जाने के बाद उन्होंने कैपिटल फिक्स करी है 35,000, और जो कि किस रेशो में होगी 4:3, यानी कि 35,000 के हम 7 हिस्से करेंगे, जिसमें से 4 हिस्से होंगे एक्स के और 3 हिस्से होंगे वाई के। तो एक्स का शेयर क्या बना हमारे पास 35,000 इंटू 4/7 दैट इज 20,000। तो एक्स का शेयर कितना बन रहा है 20,000, एंड सेम ऐसे ही वाई का कितना बना 35,000 इंटू 3/7 दैट इज 15,000। तो न्यू रूल के हिसाब से उनकी नई जो कैपिटल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए 20,000 एक्स की और 15,000 वाई की। लेकिन ओल्ड कैपिटल्स उनकी कितनी थी, एक्स की थी 18,500 और वाई की थी 17,250। तो अब क्या हुआ, नई फर्म के हिसाब से एक्स को लगाने चाहिए 20,000 रुपए फर्म में, लेकिन उसने लगा कितने रखे हैं 18,500 रुपए। तो यानी कि उसने 1,500 रुपए कम लगा रखे हैं। तो अब वो क्या करेगा, मान लो आपकी फर्म है, आप कॉन्ट्री कर रहे हो कोई फ्रेंड्स मिलके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लगाने चाहिए 20 रुपए, लेकिन आपने लगा रखे हैं 18 रुपए। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा 2 रुपए और लेके आने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम ऐसे ही उसको लगाने चाहिए 20,000, उसने लगा रखे हैं 18,500, ठीक है। तो यानी कि वो 1,500 रुपए और लेके आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे बिजनेस के अंदर, अब पैसा आ रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा लेके कौन आ रहा है एक्स, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 1500, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1500। सेम ऐसे ही वाई का हम देखते हैं। अब वाई को लगाने हैं 15,000, लेकिन वो बेचारा पहले ही 17,250 रुपए लगा के बैठा हुआ है। अब सेम ऐसे ही अगर हम देखें, आपको डालने थे 20 रुपए, लेकिन आप डाल के बैठे हुए 22 रुपए। तो अब क्या करोगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा आपने डाले हुए, तो उन 2 रुपए को आप वापस निकाल लोगे। तो सेम ऐसे ही हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, ये कैश है वाई निकाल लेगा, ठीक है। तो फर्म के अंदर से कैश जाएगा, तो इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और जाएगा किसके पास, वाई के पास। तो इसलिए वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मीन्स वाई के कैपिटल में से वो पैसा निकल गया, वाई का अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश हो गया क्रेडिट, क्योंकि पैसा गया फर्म। कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस हैं हमारे पास। आज हम करेंगे केस नंबर 2, जो कि है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें पहली लाइन क्या दी है कि ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, यानी कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जो कि अपना प्रॉफिट जो है शेयर करते हैं 3:2:1 रेशियो में। 3:2:1 रेशियो का क्या मीनिंग हुआ कि 3 + 2 + 1 = 6, यानी कि हमने प्रॉफिट के करे 6 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्से मिले ए को, 2 हिस्से मिले बी को और 1 हिस्सा मिला सी को। तो इस तरीके से वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब कहानी ऐसी चल रही थी, लेकिन हुआ क्या, बी की दाल नहीं गल रही है और सी से, ठीक है। तो ए और सी के साथ बी की दाल नहीं गल रही, तो वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, यानी कि रिटायर हो। अब जब सी रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे उन तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ए की कैपिटल थी 20,350, बी की कैपिटल है 17,650 और सी की कैपिटल है 12,500 रुपए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है ए की और सी की, क्योंकि बी तो जा रहा है। तो ए और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 7:3, यानी कि वो प्रॉफिट के 10 हिस्से करेंगे, जिसमें से 7 हिस्से मिलेंगे ए को और 3 हिस्से मिलेंगे सी को। अब हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें न्यू फर्म की कैपिटल गिवन थी, लेकिन इसके अंदर तो न्यू फर्म की कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो हम कैपिटल कौन सी लेंगे, हम लेंगे जो इनकी ओल्ड कैपिटल इन्होंने लगा रखी है, यानी कि ए ने और बी ने जो पिछला कैपिटल लगाया हुआ है वो लेंगे।
तो यानी कि ए ने कितना कैपिटल लगा रखा था 20,350 और सी ने कितने पैसे लगाए हुए थे 12,500 रुपये। तो इन दोनों को प्लस करके 32,850 यानी कि टोटल उन्होंने 32,850 रुपया फॉर्म में लगा रखा है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि एडजस्ट देयर कैपिटल यानी कि उनकी कैपिटल को आप एडजस्ट करो। कैसे? इन देयर यानी कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी नई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हमें उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो टोटल 32,850 रुपये लगाएंगे दोनों मिलके, लेकिन किस रेशियो में? 7:3 में। तो 32,850 को हम 7:3 में बांट देंगे। क्या करेंगे? 32,850 इंटू 7/10। तो उस हिसाब से ए की जो कैपिटल निकली है हमारे पास वो निकली है 22,995 रुपए, यानी कि न्यू रेशो के हिसाब से उसको 22,995 रुपए लगाने चाहिए फर्म के अंदर। लेकिन ओल्ड रेशो के हिसाब से उसने कितने लगा रखे थे? 20,350 रुपए। तो उसने लगा रखे थे 20 और उसको लगाने चाहिए 22, तो यानी कि उसने कम लगा रखे हैं। अगर न्यू रेशो के हिसाब से हम देखें तो क्या करेंगे, जितने उसने कम लगा रखा है पैसा उतना उससे मंगवा लेंगे। वही जैसे कि पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर आप कॉन्ट्री कर रहे हो और आपके किसी एक फ्रेंड ने कम पैसा लगाया है तो लगाने चाहिए उसको 22 रुपए और लगा रखे हैं उसने 20 रुपए, तो यानी कि 2 रुपए उससे और मंगवा लेंगे। ठीक है, 20,000 उसने लगा रखा और 22,000 उसको लगाना चाहिए, तो यानी कि 2,645 रुपए उससे हम मंगवा लेंगे। 2,645 रुपए उससे मंगवा लेंगे फॉर्म के अंदर। और सी ने 9,855 लगाने हैं। न्यू रेशो के हिसाब से सी को 9,855 लगाने चाहिए, लेकिन उसने ओल्ड रेशो के हिसाब से 12,500 फॉर्म में पहले ही लगाया हुआ है, तो यानी कि उसको लगानी चाहिए 9,000, लेकिन उसने लगा रखे 12,000। इट मीन्स उसने ज़्यादा लगाया हुआ पैसा, तो क्या करेंगे? उसका पैसा वापस कर देंगे। तो 2,645 रुपये उसको क्या कर देंगे? वापस, उसको फॉर्म वापस कर देगी। तो कहने का मतलब जिसने ज़्यादा पैसा लगा रखा है उसको वापस कर देंगे और जिसने कम पैसा लगाया हुआ उससे ले लेंगे। आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का फुल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉल, गोपाल एंड वर्मा वर पार्टनर्स, यानी कि पाल, गोपाल और वर्मा जो थे वो पार्टनर्स थे। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स यानी कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे इन द प्रोपोर्शन ऑफ, यानी कि किस रेशो में वो बांटते थे अपने प्रॉफिट को? 1/2, 1/3 एंड 1/6। अब ये रेशियो तो हमारे पास सिंपल रेशियो नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। तो 2, 3 और 6 इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, तो 2 को 6 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 3। 3 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारे पास? 3। सेम ऐसे ही 3 को 6 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 2। 2 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 2 हमारे पास। 6 को 6 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 1, और 1 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 1। तो रेशियो सिंपल हमारे पास क्या बन गई? 3:2:1। तो इस रेशियो में इस हिसाब से वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ? गोपाल रिटायर्स। अब गोपाल कह रहा है कि भाई मुझे तो फॉर्म छोड़ के जाना है, गोपाल रिटायर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है? हमें परफॉर्मेंस बनाने हैं। ठीक है, तीनों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरी चीज बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना वो उनकी एंट्री 2 जगह जरूर होती है। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके पहले परफॉर्मा बना लो। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन करते चलना जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। अब हमारे पास सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। अब गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, नाम फर्म का, कि हाँ उस फर्म की अच्छी अर्निंग है। जैसे एक दुकान अगर आज खुली है तो वो कम चलेगी बजाय की जो दुकान 10 साल पहले की खुल रखी है। क्यों? उसका नाम बन गया फर्म के अंदर, रेपुटेशन है अच्छी। ठीक है, तो अब ये रेपुटेशन किसने कमाई? ऑब्वियसली जो उस फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है गोपाल, इसने भी ये रेपुटेशन कमाने में बहुत अच्छा काम किया होगा। ठीक है, तो लेकिन अब वो छोड़ के जा रहा है तो वो क्या कहेगा कि नाम मैंने कमाया, इस नाम का फायदा तो तुम्हें होगा ना, जो पार्टनर बच गए हैं उसके जाने के बाद भी वो जो नाम तो कमाया गया वो नाम तो वापस निकालने से रहा है ना। तो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे इसके नाम के थोड़े पैसे दो कि हाँ मैंने नाम कमाने में तुम्हारी हेल्प करी। ठीक है, अब मेरे जाने के बाद भी तुम्हें उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो क्या करेंगे? वो 1,80,000 फर्म की कैपिटल है, तो इसमें गोपाल का हिस्सा कितना बनता है? 1,80,000 इंटू 2/6, तो कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, तो गोपाल की जो गुडविल का हिस्सा है वो बना 60,000। अब फर्म को ये हिस्सा उसको पे करना पड़ेगा, और पे करेगा कौन? ऑब्वियसली जो बच गए जो पार्टनर्स। ठीक है, वो क्यों पे करेंगे? क्योंकि उसके जाने के बाद
उस गुडविल का फ़ायदा जो है उन दोनों को हो रहा है, ठीक है। तो वो किस रेशियो में पे करेंगे, आप लोग सोचो किस रेशियो में उनको पे करना चाहिए। ऑब्वियसली 3:1 रेशियो में, क्योंकि 3:2:1 रेशियो उनकी ओल्ड कैपिटल थी, जिसमें से 2 वाला जा रहा है गोपाल, तो कितना बच गया 3:1, ठीक है। तो 60,000 को हम बांट देंगे 3:1 रेशियो में, तो 3:1 में बनता है। तो पॉल का शेयर जो बना वो बना 45,000 और वर्मा का जो शेयर बना दैट इज 15,000, ठीक है। तो ये जो एंट्री है आप लोग मुझे बताओ कहाँ होनी चाहिए, कौन से अकाउंट में। ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो पार्टनर को चीज़ मिल रही है वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड, और जो उससे हम ले रहे हैं पैसा या जो उसके खाते से पैसा कट रहा है वो हो जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि उनका पिछले साल का जो बैलेंस है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हमने लिख लिया 4 लाख, 3 लाख और 2,50,000, ठीक है। अब गोपाल को मिले हैं 45,000 और 15,000, ठीक है। तो ये आने चाहिए उसके अकाउंट में, क्रेडिट में गोपाल के, है ना। तो इसलिए हम गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे 45,000 और 15,000। अब ये आया कहाँ से है ये भी लिखना ज़रूरी है, तो पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे बाय पॉल्स कैपिटल अकाउंट 45,000 के सामने, बाय वर्मास कैपिटल अकाउंट 15,000 के सामने, ठीक है। तो यानी कि ये पैसा उसको मिल गया। तो अब गोपाल को तो मिला इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन पॉल और वर्मा से तो ये पैसा गया है ना, तो इसलिए उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। और गया कहाँ है, गोपाल के पास, तो क्या लिखेंगे, टू गोपाल्स अकाउंट, पॉल के अकाउंट में 45,000 और वर्मा के अकाउंट में 15,000। अब सेकेंड एंट्री है हमारे पास, द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये क्या होता है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो खाना पीना खा पी के चला गया, आपकी शॉप है एक, मान लो पिज्जे की, आपकी शॉप पे आपका फ्रेंड खा पी के चला गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कोई नहीं भाई मिलते हैं बाद में, आपको लग रहा है कि शायद ये आपका फ्रेंड पैसे नहीं देगा, तो आपको डाउट हो रहा है उस पर, दे भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ना दे, तो वो डाउटफुल डेट है कि शायद ये पैसा ना आए, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन है कि 1,60,000 डेटर्स हैं, मतलब 1,60,000 रुपये आपने लोगों से लेना है, जिसमें से 5,000 का आपको डाउट है कि शायद ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वही आपका फ्रेंड आया दोबारा, अपने दोस्तों के साथ आया और फिर दोबारा खाया पिया और कह रहा है चलो ठीक है भाई, तो यानी कि अब फिर आपको डाउट है कि अब फिर उसने जो खाया पिया अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद वो ये वाला पैसा भी ना दे, बट ये भी आपको डाउट है वो दे भी सकता है। तो इसलिए आपका जो डाउट था वो बढ़ गया ना, तो उसने क्या बोला है, डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय, जब बाय लिखा होता है ना कि तो इतने रुपए से बढ़ा है, 19,500 से बढ़ गया, तो 5,000 रुपये पहले ही डाउट था, 19,500 और बढ़ गया। अब मुझे बताओ, आपको लग रहा है कि आपके पैसे ये नहीं आएंगे, तो ये आपका फ़ायदा है नुकसान है, ऑब्वियसली ये आपका नुकसान है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लॉस होता है वो डेबिट साइड, और जो भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड हमेशा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख देंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 19,500। अब ये तो पहला ही फैक्ट पड़ा एडजस्टमेंट का, दूसरा इफेक्ट आप लोग बताओ मुझे कहाँ पड़ेगा। डेटर्स आपके 1,60,000 थे ना, लेकिन अब आपको कितने पे डाउट हो गया, 24,500 पे। तो 1,60,000 में से 24,500 हम लेस कर देंगे, तो 1,35,500 हमारा बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स का बैलेंस बचेगा। तो ये एडजस्टमेंट हमने दोनों साइड कर दी, आप भी साथ साथ कॉपी पेन लेके करते रहो। थर्ड एंट्री हमारी है, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक जो है वो एप्रिशिएट हुआ, यानी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, कितने से, 20%, मतलब कि स्टॉक की वैल्यू 20% बढ़ गई। तो अब आप ये बताओ मुझे, फ़ायदा नुकसान है, स्टॉक की वैल्यू आपके बढ़ गई, तो ऑब्वियसली फ़ायदा, आपकी दुकान में जो सामान रखा था आप लेके आए थे 10 रुपये का, आज वो 20 रुपये का हो गया है, फ़ायदा हो रहा है। तो स्टॉक एप्रिशिएटेड कितना, 20% बढ़ा है। तो स्टॉक हमारे पास कितने का था, 2,50,000, इसका 20% निकालने के कितना आ जाएगा, 50,000। तो फ़ायदा हो रहा है, तो कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय स्टॉक, कितना 50,000। और दूसरी चीज़ आप लोग बताओ मुझे कहाँ आएगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में स्टॉक था हमारे पास 2.5 लाख का, 50,000 बढ़ गया तो कितने का हो गया, तो स्टॉक की वैल्यू होगी हमारी 3 लाख। एंड बिल्डिंग बाय 10%, और बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी 10% से। बिल्डिंग हमारी है कितने की, 4,50,000, उसकी 10% वैल्यू बढ़ी है, तो यानी कि कितनी बढ़ गई, 45,000। तो अब ये भी फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए इसको भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग करके लिख देंगे 45,000। 4,50,000 में 45,000 प्लस कर देंगे, तो बिल्डिंग कितने की बन गई हमारी, 4,95,000। अब फोर्थ एडजस्टमेंट, प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड। अब डेप्रिशिएशन क्या होता है, वैल्यू कम होना चीज़ की, ठीक है। जैसे आपने आज एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, मान लो 10,000 का है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो 8,000 का रह जाएगा, थोड़े टाइम बाद 5,000 का। क्या रीज़न है,
क्योंकि डेली डेली उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, गिरावट हो रही है उसमें, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो प्लांट की आपके जो वैल्यू है वो 10% कम हो गई है, तो ये आपका फायदा नुकसान है, ऑब्वियसली नुकसान है। तो जब नुकसान होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। प्लांट कितने का था हमारे पास, 3.5 लाख का, 3,50,000, उस पर 10% कितना बन जाएगा, 35,000। कभी भी आपको किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो एक जीरो कम कर दिया करो सॉल्व करने की बजाय, ठीक है, ठीक है। तो 35,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्लांट कितना, 35,000। और दूसरा इम्पैक्ट इसका कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट, जहाँ पे प्लांट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,15,000, ठीक है, लेस करने के बाद। अब नेक्स्ट है हमारा मोटर वैन बाय 15%, यानी कि मोटर वैन की वैल्यू जो है कम हो गई है कितने से, 15% से। अब मोटर वैन हमारे पास कितने की थी, 80,000 की। अब 80,000 में 15% लेस हो गया, 80,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 12,000, ठीक है। तो मोटर वैन की वैल्यू जो है 12,000 से कम हो गई है, तो ये लॉस है हमारा। तो लॉस है तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मोटर वैन हमारी 80,000 की थी, उसमें से 12,000 का नुकसान हो गया, तो कितने की बच गई वो। अब मोटर वैन की वैल्यू कितनी बच गई, 68,000। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिख देंगे, मोटर वैन कितने की, 68,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए और कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे। अब जो ये फायदा हुआ है ये किसको मिलना चाहिए, हमें 28,500 रुपए का फायदा हुआ है, तो ये किसको मिलेगा, ऑब्वियसली तीनों पार्टनर्स को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बंट जाएगा। तो इसकी एंट्री कहाँ बननी चाहिए, अब क्योंकि ये फायदा हो रहा है तो ये मिलेगा पैसा, ठीक है, तीनों को। तो मिलेगा तो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,250, 9,500 और 4,750, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बनी। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने सम अप कर दिया, खत्म कहानी। अब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सम अप करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सम अप करने के लिए जो रिजर्व इकट्ठा किया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व का क्या मतलब होता है कि जो पैसा इकट्ठा करके हम रखते हैं कि कल को कोई खर्चा ऐसा आ जाए जो एकदम से जहाँ पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए रिजर्व इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब थोड़ा पैसा हम बचा के रखते हैं। जैसे घर में हमारी मदर्स भी गुल्लक लगा के रखती है ना कि ये पैसा इसमें डाल रहे हैं, तो वैसे ही इसमें भी रिजर्व में पैसा बचा के रखते हैं कि कल को कोई ऐसी अनहोनी कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ से वो पैसा निकाल के यूज़ कर लेंगे। तो अब ये पैसा कमाने में जो गोपाल है उसने बराबर मेहनत करी है, तो वो ये पैसे को ऐसे तो नहीं छोड़ के जाएगा, वो कहेगा भाई इसमें से भी मेरा हिस्सा दो मुझे निकाल के। तो रिजर्व है हमारे पास 1,20,000, यानी कि उन लोगों ने 1,20,000 रुपये इकट्ठा करके रखा हुआ है किसी बुरे वक्त के लिए। तो अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो पैसा लेके जाएगा। तो 1,20,000 को हम बांट देंगे 3:2:1 रेशियो में। तो पॉल के बन रहे हैं 60,000, गोपाल के 40,000 और वर्मा के 20,000। तो ये आ जाएगा बाय रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज होगी कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, गोपाल्स अकाउंट विल बी सेटल्ड इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। यानी कि गोपाल का अकाउंट हम साथ के साथ सेटल कर रहे हैं, मतलब उसको कैश पे कर रहे हैं, ठीक है, ऑन हिज रिटायरमेंट, कि जैसे ही वो रिटायर हो रहा है उसका जितना पैसा बन रहा है उसको दे के भेज रहे हैं। एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और जो बच गया पार्टनर्स, शेयर कंट्रीब्यूट कैश, उनको क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, इन सच अ मैनर, इस तरीके से उनको कैश देना पड़ेगा, सो देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बंट जाए। तो इस हिसाब से उनको पैसा लेके आना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज द पेमेंट टू गोपाल, यानी कि गोपाल को पेमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग कैश में भी यूटिलाइज्ड, जो हमारे पास फॉर्म के अंदर कैश पड़ा है ना वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर कीपिंग ₹5,000 फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए 5,000 रुपये छोड़ के बाकी का जो पैसा है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको पेमेंट करने में गोपाल को। तो गोपाल का अगर हम देखें कितना पैसा बन रहा है, 4,09,500, यानी कि फर्म ने गोपाल को 4,09,500 रुपये पे करने हैं। अब देखो हमारे पास कैश कितना फर्म में, सिर्फ 15,000, और 5,000 बचाना भी है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो 15,000 में से 5,000 लेस कर देंगे, 10,000 रुपया हमारे पास बच गया जो हम गोपाल को दे सकते हैं। तो 4,09,500 में से 10,000 वो दे देंगे, तो यानी कि अब गोपाल के लिए कितना पैसा चाहिए फर्म को, 3,99,500। बाल की जो कैपिटल है वो कितनी है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, 4,29,250। वर्मा की कैपिटल कितनी है, 2,59,750। ये ध्यान रखना है ये हम ओल्ड कैपिटल नहीं लेंगे, ये बाद वाले लेंगे कि जो अब जो इन दोनों का पैसा है लगा हुआ फॉर्म में वो कितना है। तो इनका दोनों को मिला के जो टोटल पैसा लगा रखा है इन्होंने, वो लगा रखा है 6,89,000। तो 6,89,000 इन्होंने लगा रखा है।
और 3,99,500 इनको लेके आना है गोपाल के लिए। तो टोटल इनको 10,88,500 रुपया चाहिए फॉर्म के अंदर, ठीक है, ताकि इनकी कैपिटल भी हो सके और साथ में उसके लिए भी पैसा आ सके जिसको इन्होंने पेमेंट देनी है। 10,88,500 को हम बांटेंगे 3:1 रेशियो में, जो कि बनती है 8,16,375 और वर्मा की बनती है 2,72,125। अब पोल ने कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर? 4,29,250 लगाना चाहिए उसको। 8,16 लगा रखा उसने, 4,29, तो यानी कि 3,87,125 रुपये उससे हम मंगवा लेंगे, ठीक है, जो कि कम पड़ रहा है। और वर्मा का 2,72,125 उसने लगाया हुआ है, 2,72,125 उसको लगाना चाहिए उसकी रेशियो के हिसाब से, और उसने लगा रखा है 2,59,750, तो 12,375 उससे हम मंगवा लेंगे फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बाय कैश। पोल के अकाउंट में पैसा आया 3,87,125 और वर्मा के अकाउंट में पैसा आया 12,375। तो ये पैसा इन दोनों के अकाउंट्स में आ गया। तो टोटल करके हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन बचा 816,375 पोल का और 272,125 वर्मा का, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारी लास्ट चीज बचती है, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे ऊपर लिखेंगे कैश, जो कि कितना बचा है हमारे पास? 5,000 रुपये, ठीक है। बाकी हमने सब एंट्रीज कर ली थी, डेट स्टॉक, मोटर वैन, प्लांट और फैक्ट्री सब हो गया था। तो अब हम इसका कर देंगे टोटल। अब हम देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमारे पास बिल्स पेबल दिया हुआ 40,000 और इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,90,000 दिए थे, 1,90,000 ही लिख देंगे क्योंकि और कोई जानकारी इसके बारे में है नहीं हमारे पास। कैपिटल्स जो हमारी करंट आई है 816,272 वो लिख देंगे और लायबिलिटी साइड का भी टोटल कर देंगे, और ये दोनों टोटल हमारे सेम आने चाहिए। और इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो भी ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।